सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली उनके बिहेवियर्स वगैरह। द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि द ओवरऑल सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस held by an individual with respect to what he or she will contribute to organization and what the organization will provide in return। जैसे आप जो भी आपकी सर्विसेज है आप देते हो, आप समझते हो कि आपको इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को इतनी पे बेनिफिट देने चाहिए और वो अगर आपको उतने दे तो ये एक टाइप का जो है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, हर इंसान में एक सेट ऑफ एबिलिटीज होते हैं, उस हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है जो वो इंडिविजुअल्स हायर करते हैं और अगर उनको वो उनकी जरूरत पूरी हो तो वो उस हिसाब से जो है पे पैकेजेस इंसेंटिव्स वगैरह जो है डिसाइड करते हैं। सेम इसी तरह इंडिविजुअल्स के एंड पे ये होता है कि उनकी एक सर्टेन डिमांड होती है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी डिमांड पूरी करे, उनको वैसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे या पे स्केल वगैरह प्रोवाइड करे तो वो उस हिसाब से जो है वहां पे उतने और जो है वो काम करते हैं। व्हाट द इंडिविजुअल्स प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये इंडिविजुअल साइड से इसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं और इंड्यूसमेंट्स का ये कंपनी साइड से होती है। ठीक है, बट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टू द इंडिविजुअल। ठीक है, एक मॉडल है आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती है, एफर्ट होगी, एबिलिटी होगी, लॉयल्टी होगी, स्किल, टाइम, कॉम्पिटेंस वगैरह, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से। और इंड्यूसमेंट्स क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, जैसे पे है, जॉब सिक्योरिटी है, बेनिफिट्स है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, स्टेटस है, प्रमोशन ऑफिस है। तो ये सब वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इंडिविजुअल्स को जो है वो दे रही हो। नेक्स्ट है पर्सन जॉब फिट, the extent to which the contributors made the extent to which the contributions made by the individual match the inducement affected by organization। एग्जांपल दूंगी कि जैसे एक बंदा है, उसके एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसके पास सर्टेन स्किल्स है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसका जो है एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतने पे स्केल पे हायर किया जाए या मेरी वर्क एनवायरनमेंट कंडीशंस जो इस तरह की हो। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसकी अपनी डिमांड रिक्वायरमेंट वैसा ही बंदा हायर करना का है और वो वैसा ही उसको पैकेज ऑफर कर दे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, पे पैकेज, वर्किंग कंडीशंस वगैरह उस हिसाब से अच्छी हो, तो ये एक क्या करना चाहिए, आइडियल केस हो जाता है। तो इसको द पर्सन जॉब फिट कर। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, जो वर्किंग कंडीशंस है को वर्कर्स के लिए हो सकता है एक उसमें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो और दूसरे की वो रिक्वायरमेंट ही ना हो, वो सेटिस्फाइड ना हो, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। जैसे कुछ लोगों को होता है कि ठीक है अगर हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो हमें इतनी पे जो है वो मिलनी चाहिए और अगर इतनी पे मिलती है तो उनकी तरफ से भले उनको अलग रूम में बैठा के काम कराया जाए या एक ही हॉल में जहाँ सारे एम्प्लॉयज की सेपरेट डेस्क है, सेक्शंस बने हुए वहां बैठा के किया जाए। जबकि कुछ इंडिविजुअल्स के लिए ये मैटर करता है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस ऐसी हो, हमें इंसेंटिव्स इस टाइप के ऑफर हो, वो पे इतने फोकस नहीं होते, वो बाकी चीजों पे फोकस होते। तो ये हर एक इंडिविजुअल का एक अपनी डिमांड है, एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इस सारी चीज को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आगे पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट पर्सनैलिटी थ्योरीज वगैरह है। पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होती है, पर्सनैलिटी इज द रिलेटिवली permanent set of psychological and behavior attributes that distinguish one person from another। तो उसको कहते हैं हम पर्सनैलिटी है कि इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, ये बाकियों से डिफरेंट है, इसके एट्रीब्यूट्स ये हैं। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स जो है वो हम आज के लेक्चर में जो है वो स्टडी करें। डिफरेंट थ्योरीज है। जो पहली थ्योरी यहाँ पे है द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी का इस मॉडल में इन्होंने 5 टाइप के जो है ना स्केल दिया हुआ है कि किसी भी पर्सनैलिटी में जो है वो ये चीज होती है। जैसे एग्रीएबलनेस है, अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। तो अगर कोई बंदा बाकी एम्प्लॉय या मैनेजर आप ले लो, अगर वो अपने अच्छे वर्किंग रिलेशंस अपने कोलीग्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, सब ऑर्ड्स के साथ या हायर लेवल मैनेजर्स के साथ बना ले तो आप उसको कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी जो है ये एग्रीएबल है। ठीक है, और जो जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में जाता है और उसके लोगों के साथ नहीं बनती या वो काम करने में उतना
लोगों के साथ काम करने में बेहतर नहीं होता, तो आप उसको जो है ये नेगेटिव स्केल की तरफ चले जाता है, ठीक है, लो एग्रीएबलनेस की तरफ। सेकंड पर्सनैलिटी ट्रेट है कॉन्साइटियसनेस, द नंबर ऑफ गोल्स ऑन विच वन पर्सन फोकसेस। अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसने बहुत ज्यादा अपने गोल्स रखे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली वो एक टाइम पे एक ही गोल पे फोकस कर। अगर वर्क क्वालिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी और वो उतना कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो नहीं कर पाएगा। निस्बतन अगर एक बंदा जिसने थोड़े गोल रखे हैं और एट अ टाइम वो एक गोल को देख रहा है, तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, ज्यादा सिस्टमेटिक होगा, ज्यादा केयरफुल होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा और वो अपने गोल जो है इजीली अचीव कर लेता है। नेक्स्ट है नेगेटिव इमोशनैलिटी, एक्सटेंड टू विच अ पर्सन इज पॉइज्ड, काम, सिक्योर, उसको कहते हैं कि इसमें नेगेटिव इमोशनैलिटी है, यानी ये इमोशनल जल्दी नहीं होता और उससे इसे इसमें मूड स्विंग्स नहीं आते और ये उस हिसाब से जो है चीजों को इमोशनली हैंडल नहीं करते। और अगर कोई बंदा ज्यादा इमोशनल हो, चीजों इनसिक्योर हो या ज्यादा रिएक्टिव हो या ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हो या उसमें मूड स्विंग्स ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि उसमें उतनी जो इमोशनैलिटी जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट है एक्सट्रावर्जन। एक्सट्रावर्जन क्या है? अ पर्सन्स कंफर्ट लेवल विद रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं सोशल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, ओपन होते हैं, क्या कहना चाहिए, टू एस्टैब्लिश न्यू रिलेशनशिप, तो उसको एक्सट्रावर्जन कहते हैं। उनकी निस्बतन वो लोग जो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो और ज्यादा इजीली जो है हर एक से बात ना करें या ओपन ना हो, तो वो जो है आप कहना कहोगे कि वो लेक्स एक्सट्रोवर्जन। नेक्स्ट है ओपननेस, अ पर्सन रिजिडिटी ऑफ बिलीव्स एंड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, उसको ओपननेस कहते हैं। और जो बंदा ज्यादा रिजिड हो, इतना ओपन ना हो आइडियाज वगैरह देने में, तो आप उससे कहते हो कि इसकी पर्सनैलिटी जो है ये टाइप की है कि इतना ओपन नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो मॉडल है जो मैं अभी आपको बता रही थी और ये वो स्केल है। हाई एग्रीएबलनेस है, लो एग्रीएबलनेस है, हाई कॉन्साइटियसनेस है, लो कॉन्साइटियसनेस है, लेस नेगेटिव इमोशनैलिटी है, मोर नेगेटिव इमोशनैलिटी है, मोर एक्सट्रावर्जन है, लेस या लेस मोर इंट्रोवर्जन है, या मोर क्या कहना चाहिए इंट्रोवर्ट है, ज्यादा ओपन है या लेस ओपन है। तो ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और इसका ये स्केल है कि कौन इस स्केल में ज्यादा है, किसने बैलेंस रखा हुआ है, कौन कम है। तो ये मैंने आपको एक एक करके डिस्कस कर लिया ये 5 ट्रेट। नेक्स्ट मॉडल जो है माइस ब्रेक फ्रेमवर्क है आपका, ठीक है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। इसमें एक्सट्रावर्जन है वर्सेस इंट्रोवर्ट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक्सट्रावर्ट्स क्या होते हैं? जिनको एनर्जी मिलती है अगर लोग उनके आसपास, ठीक है, लोगों के साथ बात करके, सोशलाइज करके वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा बेहतर काम करते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उन्हें खामोशी चाहिए होती है और वो अगर ऐसा अलग कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं या सुकून से काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, लोग ज्यादा बातचीत करने वाले नहीं है, तो वो उसमें ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज है और दोनों ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छी है और दूसरी अच्छी नहीं है पर्सनैलिटी। ये हर जॉब डिफरेंट टाइप की होती है उसकी और हर जॉब टाइप में जो है कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी होती है जिसमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो ज्यादा सोशलाइज कर रहे हो, और कुछ जॉब्स टाइप्स ऐसी होती है जिसमें इंट्रोवर्ट टाइप के लोग जो है वो फिट इन होते हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, और जो मार्केटिंग रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड है, डेफिनेटली एक्सट्रावर्जन टाइप की जो पर्सनैलिटीज होंगी वो ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। अच्छा नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन है। नाम से ही आपको पता लग जाएगा। सेंसिंग टाइप क्या होते हैं? जो प्रेफर करते हैं कि चीजों को देखें, उनको एनालाइज करें, सेंस करें कि अच्छा ये चीज हुई है, इसके बाद ये प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं, इस तरह होंगे। इंट्यूशन क्या होती है? कि आपकी छठी हिस्सा आपको कह रही है, इंट्यूशन इसको कहते हैं, कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो छठी हिस्से ये कह रही है कि इस टाइप का होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल में चीजों को देख के एनालिसिस करके उस पर उनके डिसीजंस बेस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंट्यूशंस पे जो है चल रहे होते हैं और उस हिसाब से डिसीजंस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट थिंकिंग वर्सेस फीलिंग है। थिंकिंग इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? जिनके डिसीजंस लॉजिक्स पे, रीजन पे बेस्ड होते हैं। और फीलिंग वर्सेस इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? जो इमोशंस को साथ लेके उस हिसाब से डिसीजन करते हैं, और जोश में जो ज़हन में आया और जैसे उनका दिल किया वो उस हिसाब से जो है कर रहे होते, लॉजिकली नहीं करते, ठीक है। फिर जजिंग वर्सेस
परसीविंग है। ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं कि जो वर्क कंप्लीशन को या काम मुकम्मल हो जाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। और परसीविंग टाइप पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जो प्रोसेस एंजॉय करती है और ओपन एंडेड सिचुएशंस जो है उसमें हो। इसको वैसे MBTI फ्रेमवर्क भी कहते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स जो है इसके। अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट वर्क क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल है, the degree to which an individual believes that his or her behavior has a direct impact on the consequences of that behavior. तो उसे कहते हैं locus of control, ठीक है। इंटरनल locus of control होता है, एक्सटर्नल locus होता है। इंटरनल locus of control क्या होता है? ये जरा ध्यान से सुनिएगा, आगे आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन इस पे आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जो लोग समझते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ये चीज हो जाएगा, ठीक है, या अगर किसी बंदे ने इतना काम किया, मेहनत किया, तो डेफिनेटली वो उसको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जो लॉजिक्स पे देख रहे होते, सोच रहे होते, तो उसके कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, जो लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा किस्मत में ऐसा था या बाय चांस ऐसा हो गया या नसीब में ही ये लिखा होगा, जो इस टाइप के बिहेवियर्स को लेकर चल रहे होते हैं उन्हें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मतलब जिनका बिलीव है कि उनका अपना हाथ इवेंट्स में, हालात में और सब चीज में नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल पावर्स है जो कंट्रोल कर रही है। तो वो किस्मत पे, चांस पे, लक पे, लोगों के बिहेवियर जो उनके साथ होता है उस पे चीजों को जो है उस हिसाब से एसोसिएट कर रहे होते हैं। सेल्फ एफिकेसी क्या है? एन इंडिविजुअल्स बिलीव अबाउट हर और हिज कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, सॉरी स्टूडेंट, आपको मैंने बता दिया, उससे आपको आइडिया भी हो गया होगा। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन लोग जो होते हैं। अथॉरिटेरियन किस तरह के होते हैं? The extent to which individual believe that power and status differences are appropriate within hierarchical social systems like organizations, ठीक है। जो कहता है कि अच्छा ठीक है ये बॉस है, बॉस ने ये कह दिया तो ठीक, वो उसमें उससे डिसएग्री नहीं होता। या वो कहते हैं कि अगर एक अथॉरिटेरियन मैनेजर है तो डेफिनेटली उसको अपने एम्प्लॉयज भी इसी तरह के पसंद होंगे जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज भी करते होंगे और उसकी बात को जो है वो मानते होंगे, उस हिसाब से चलते होंगे। अच्छा, फिर मैक्लेनियन जो है इंडिविजुअल्स वो कैसे होते हैं? ये नॉन इमोशनल रैशनल टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने अपने पर्सनल गोल सेट किए होते हैं और वो लॉयल्टी पे इतना जोर नहीं दे उनका होता है या उसको इतना वैल्यू नहीं करते या फ्रेंडशिप को नहीं करते। वो दूसरों के बिहेवियर्स को मैनिपुलेट करके उस हिसाब से जो है उनके इमोशंस के हिसाब से इमोशनली उनको मतलब हैंडल अगलों को हैंडल कर लेते, मैनिपुलेट कर लेते। सिंपल वर्ड्स में ये है कि मैनिपुलेट कर लेते। तो वो लॉयल्टी, फ्रेंडशिप वगैरह सबको कम इम्पोर्टेंस देते हैं और अगर सिचुएशन ऐसी हो जिसमें छोटा मोटा उनको झूठ बोलना पड़े तो वो बोल लेते हैं। नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम है। द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिलीव्स दैट he or she is worthwhile and deserving individual, ठीक है। तो वो सोचता है कि मेरी ये एबिलिटी है, मुझे इस हिसाब से जॉब स्टेटस इस तरह का मिलना चाहिए, मेरा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ये है, तो मुझे जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन जो है वो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टीम इसमें आ जाती है। अच्छा, इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाए तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें अपनी एबिलिटीज पे इतना बिलीव नहीं होता, उनको जो जैसे भी मिल रहा होता है वो समझते अच्छा यही ठीक है, मतलब ये अगर हमें इतनी पे दे रहे हैं या हमें ये इंसेंटिव दे रहे हैं तो जस्टिफाइड है, हमें मजीद आके ज्यादा और पैसे नहीं मांगने चाहिए या और डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज लो सेल्फ एस्टीम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। प्रोपेंसिटी क्या है? द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू टेक चांस एंड मेक रिस्की डिसीजंस, ठीक है। तो जो वैसे भी मैनेजमेंट में ये होता है कि आप जितना रिस्क लो उतने चांसेस होते हैं सक्सेस के, फेलियर के भी चांसेस होते हैं, सक्सेस के भी होते हैं। और जो जिसकी कैलकुलेशंस बेहतर हो और वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हो तो वहां पे सक्सेस चांस जो है वो ज्यादा हो। नेक्स्ट बड़ा ये मशहूर कह लें और आजकल लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट तो नहीं, अब तो खैर इसको भी 10-15 साल हो गए, इमोशनल इंटेलिजेंस एक की न्यू कॉन्सेप्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? The extent to which people are self-aware, manage their emotions, motivates themselves, express empathy for others, and
possesses social skills, तो इस सारे को जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस आती है, मैनेजिंग इमोशंस आता है, मोटिवेटिंग वन सेल्फ आता है, एम्पैथी आता है और सोशल स्किल्स आता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ये कि एक बंदे को अपने बारे में पता हो कि अच्छा मेरी ये फीलिंग्स है, ठीक है, मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा वाला बिहेवियर मैं जो है वो टॉलरेट कर सकता हूँ, ऐसा वाला नहीं कर सकता हूँ, मेरी बेसिक डिमांड्स ये, रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट मैनेजिंग इमोशंस आता है, जैसे कोई किसी भी बंदे की ये पर्सन एबिलिटी हो एम्प्लॉय की एंजाइटी, फियर, एंगर या इस तरह की चीजें जो है वो बैलेंस कर सके, या अगर दूसरों की इंटरफेरेंस है तो वो उसको बैलेंस कर सके, अपने इमोशंस को जो है मैनेज कर सके। मोटिवेटिंग वर्ड सेल्फ क्या है? The dimension refer to person's ability to remain optimistic and continue striving in the face of setbacks, barriers or failures. ठीक है? Empathy क्या होता है? It refers to person ability to understand how others are feeling without being told, explicitly told. बगैर बताए आपको पता हो कि अगला बंदा आपका एम्प्लॉय कैसा फील कर रहा है, अगर आप ये काम करा रहे हो या ज्यादा क्या कहना चाहिए काम दे दिया है या स्ट्रेस आउट हो गया या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, तो ये एम्पैथी है। सोशल स्किल्स क्या होती है? इट रेफर्स टू पर्सन एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स एंड टू एस्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट चेक है। पहला है व्हाट इज पर्सनैलिटी, आइडेंटिफाई सेवरल बेसिक पर्सनैलिटी डायमेंशंस। आप स्लाइड्स आगे पीछे करके तो देख ही सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है describe your own personality in terms of the various personality dimensions. For instance, do you think you have an internal or external locus of control? देखिए स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी डायमेंशंस तो ये हो गई ना, मैं आपको बताती हूँ, तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आके, ठीक है। ये पर्सनैलिटी टाइप्स या पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये हो गया कि कोई बंदा कितना एग्रीएबल है, कॉन्साइटियस है, उसमें नेगेटिव इमोशनैलिटी है नहीं है, एक्स्ट्रावर्जन है नहीं है, ओपननेस है कि ओपननेस नहीं है, ठीक है। फिर ये भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं कि वो एक्स्ट्रावर्जन है या इंट्रोवर्ट है, सेंस करता है चीजों को या इंट्यूशंस पे चलता है, ज्यादा सोचता है या फील करके कर रहा है, जज कर रहा है या प्रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। ये लोकस ऑफ कंट्रोल भी पर्सनैलिटी ट्रेट है कि वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। अथॉरिटेरियन है, उसमें स्टीम है, सेल्फ स्टीम है नहीं है, ये सारी जो है डायमेंशंस आ जाती हैं उसकी पर्सनैलिटी की। मोटिवेटिंग है नहीं है, सेल्फ अवेयर है नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ये सारी पर्सनैलिटी डायमेंशंस है। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। दूसरा इन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब योर ओन पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ वेरियस पर्सनैलिटी डायमेंशंस। ये अभी तो मैंने 3 थ्योरीज आपको, इन सब में ये पर्सनैलिटी डायमेंशन है और जरूरी नहीं है कि आपकी कोई एक ही डायमेंशन हो, आप में ये 4-5 सेट ऑफ ट्रेट्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने आज बेसिकली बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि इंडिविजुअल की तरफ से जॉब में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं और उसके रिटर्न में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंड्यूसमेंट्स जो है वो क्या। फिर एक आइडियल जो केस होता है पर्सन जॉब फिट, वो हमने डिस्कस किया कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। फिर इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस किस टाइप के होते हैं। एक केस स्टडी थी जो ये खिलौनों की कंपनीज नहीं होती है, इस पे है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड थी बच्चों के क्या। इसके बाद जो है हमने पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी की, जिसमें हमने पहली थ्योरी जो पढ़ी वो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे। जैसे कुछ एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होते हैं जिनमें एग्रीएबलनेस ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ कॉन्साइटियसनेस कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम होती है, कुछ नेगेटिव इमोशनैलिटी होती है कुछ में, और कुछ एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ओपन कुछ में ओपननेस ज्यादा है, कुछ इंट्रोवर्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है और इनका ये स्केल है, ये इस मॉडल है बेसिकली। हमने मायर्स ब्रिग फ्रेमवर्क पर है, उसमें हमने डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स पर है। एक्स्ट्रावर्जन कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट केसेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को लॉजिकली सेंस करके उस हिसाब से चल रहे होते हैं, कुछ इंट्यूशंस पे जो है अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं। बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज और मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो थिंकिंग
लॉजिकली, और उस चीज पे उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होता है कि वो लॉजिक्स को देखते हैं, कैलकुलेशंस में बेहतर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फीलिंग्स के, इमोशंस के हिसाब से, दोस्ती के और बाकी चीज के हिसाब से जो चल रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लोगों में जजमेंट उनकी बेहतर होती है, और कुछ की परसेप्शन जो है वो बेहतर होती है। ठीक है, ये वो सेकंड टाइप था। थर्ड हमने जो पर्सनैलिटी ट्रेट देखा वो लोकस ऑफ कंट्रोल है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप करके थे। देखिए, जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, ये होता है कि एक बंदा कहता है कि अच्छा मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। ठीक है, या अगर वो फेल हो गया तो वो ये समझता है कि चूंकि मैंने मेहनत नहीं की थी ना, मैं इसलिए फेल हो गया। मतलब वो चीजों को लॉजिकली ले रहा होता है, वो हर चीज अपने एंड पे ले रहा होता है कि अगर मैंने ज्यादा काम किया तो तारीफ होगा, सेल्स इंक्रीज होंगी या प्रॉफिट्स मिलेगा, या वो उसके ख्याल से अगर मैंने अप टू द मार्क काम नहीं किया तो वैसे रिजल्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ, उसमें इंडिविजुअल्स ऑल टुगेदर डिफरेंटली सोचते हैं। मतलब अगर सक्सेस मिल गई है तो भी वो कहते हैं कि अच्छा ये किस्मत में था, ये बाय चांस मिल गई, या ये लक में था इसलिए ऐसे हो गया, या मेरा फलाना रिश्तेदार जो है वो बॉस का दोस्त है इसलिए। ठीक है, ये डिफरेंट वो जो है एक्सटर्नल सोर्सेस पे वो कर रहे होते हैं। और या कुछ ऐसा कहते हैं अच्छा किस्मत में, फेट में इस तरह था। और कुछ को अगर नाकामी मिल जाती है तो भी वो ब्लेम करते हैं कि अच्छा किस्मत में ही लिखा होगा ना, नसीब में ऐसा था इसलिए, या मेरे दोस्त ने ऐसे कर दिया तो इसलिए ऐसे हो गया। मतलब वो दूसरों पे उसको डाल रहे होते, वो अपने एंड पे उस चीज को नहीं। फिर हमने डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स में देखा है कि अथॉरिटेरियन लोग कैसे होते हैं, और फिर मैक्लेरियन लोग जो है वो किस तरह के होते हैं, कैसे लोग हैं जिनमें सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है, किस में कम होती है। रिस्क प्रोपेंसिटी कुछ लोगों में ज्यादा होती है, कुछ लोग रिस्क अवॉइड करते, डिसीजंस रिस्की नहीं लेते, कैलकुलेटेड लेते। फिर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पढ़ी। जैसे कुछ लोग बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं, कुछ लोगों का बेहतर होल्ड होता है अपने इमोशंस पे, मैनेज कर लेते हैं वो इमोशंस को बेहतर। कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, कुछ में एम्पैथी ज्यादा होती है, मतलब बताने की जरूरत नहीं कि यार मैं आपकी बात से हर्ट हुआ, वो खुद ही उनको पता होता है कि ये चीज इस तरह की हुई है तो इसके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इस टाइप के होंगे, या इसके इफेक्ट्स जो है अगली पर्सनैलिटी पे इस टाइप के होंगे। फिर सोशल स्किल्स जो है वो ये कि कुछ ज्यादा सोशल होते हैं और कुछ कम सोशल होते हैं। कुछ हल्ले गुल्ले हंगामे में बातचीत करते, आते जाते काम को एंजॉय करते, और कुछ लोगों को ये होता है कि बिल्कुल खामोशी हो, हमें कोई तंग ना करे, हम आराम से बैठ के काम करें तो ही हम कॉन्सेंट्रेट। ये भी एक डायमेंशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। अच्छा, एटीट्यूड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स दैट पीपल हैव अबाउट स्पेसिफिक आइडियाज, सिचुएशन और अदर पीपल, उसको हम लोग कहते हैं कि इसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड को ना हम लेबल करते दो ताकि अच्छा इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या इसका नेगेटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड के आगे कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव है, ठीक है, इंटेंशनल कंपोनेंट। तो ये डिफरेंट चीजें। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई एम्प्लॉय है और वो ये कहता है कि मुझे ये पे ठीक नहीं लग रही, या वो ये कहता है कि ये पे बहुत अच्छी है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो अपनी फीलिंग्स जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि आपका कोई मैनेजर है वो ये कहे कि न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन उसको बहुत पसंद आई, तो इसका मतलब वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केटिंग एफर्ट्स है उसको एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, तो ये होते हैं एटीट्यूड्स। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? जो फीलिंग्स को, इमोशंस को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी सिचुएशन में जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको जो रिफ्लेक्ट करना है वो अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा? जो किसी, क्या कहना चाहिए कि एटीट्यूड इज ड्राइव्ड फ्रॉम नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल हैज अबाउट सम सिचुएशन। ठीक है, जो भी कोई उसकी सिचुएशन आई है उस हिसाब से उसने सोचा और उस हिसाब से इट कॉज व्हेन एन इंडिविजुअल हैज कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स। ठीक है, अगर एक बंदा है वो कहता है कि या वो ये कहता है कि नहीं मैं अपनी जॉब करूंगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं अपना बॉस खुद होऊंगा, वो उसके ख्याल से किसी और के अंडर काम करने में जो है उतना प्रॉफिट्स नहीं। ठीक है, और फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए और वो किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में जो है जॉब स्टार्ट करते, तो ये क्या हुआ? कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी वो कहता कुछ और है मगर इन रियलिटी वो कर कुछ और रहा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर होता है या कह कुछ हो रहा है और कर कुछ हो रहा है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स का,
job satisfaction or dissatisfaction. Job satisfaction क्या होता है? An attitude that reflects the extent to which an individual is satisfied with his work. तो आप कहते हो कि ये job और if he is dissatisfied तो आप कहते हो कि satisfied है वो ये जॉब कंडीशन से ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये जो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन है ना, ये हर बंदे के डिफरेंट लेवल है। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग तरह की है और तो उस हिसाब से उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है या डिससेटिस्फेक्शन वो डिफरेंट। कुछ लोग जो है उनको ये क्या कहनी चाहिए, पे मोटिवेट करती है। उनके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन ये कि उनकी जितनी जरूरियात है उस हिसाब से उनको पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैटर करता है कि अच्छा हमें मेडिकल लीव टाइम पे मिल जाए या हमें वेकेशंस मिल जाए या हमारी वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो या बॉस हमारा थोड़ा फ्रेंडली हो, मतलब वो इन चीजों को देख रहे हो। तो उनके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का स्केल यही होगा कि अगर उनको ये वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिल रही है तो वो सेटिस्फाइड है, अगर ये नहीं मिल रही तो भले उनकी मर्जी पे वो डिससेटिस्फाइड। इसी तरह एक एम्प्लॉय है, अगर उसको सारी वर्किंग कंडीशंस फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ मिल रहा है और उसको पे उस हिसाब से नहीं मिल रही जितना वो सोच रहा है कि उसको मिलनी चाहिए, तो आप उसको जितनी मर्जी अच्छी टेबल चेयर ला के दे दें या जैसे एसी वेसी लगा दें, कुछ भी कर दें, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ना, उसकी डिमांड होता है। तो ये हर पर्सनैलिटी, हर पर्सन की पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल, और ये हर एक का जो है स्केल डिफरेंट होता है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। Organizational commitment क्या होती है? An attitude that reflects an individual identification with and attachment to the organization itself. उसको हम organizational commitment कहते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय कहते हैं ना वी मेक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इसका मतलब है वो अपनी कंपनी को ओन कर, तभी तो वो आई नहीं बोल रहा, वीक बोल रहा, वो प्लूरल सेंस में बात कर रहा है, सिंगुलर सेंस में नहीं कर रहा कि अच्छा मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता हूँ। वो कहता है कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा जो है काउंट करता है ऑर्गेनाइज। तो ये चीज, ऐसी स्टेटमेंट्स जो है ये रिफ्लेक्ट करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स को। एक रिसर्च है जो कहती है कि जापानीज वर्कर्स मे बी मोर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन देन द अमेरिकन वर्कर्स, ठीक है। ये भी एक रिसर्च थी जिसमें उनका ये ख्याल था। इसी तरह आगे एक बंदा है, बस पता नहीं है जिस आपकी बुक में सारी एग्जांपल पे रिलेटेड क्यों आ रही है इस वक्त। इन contrast, a person with less organizational commitment is more likely to see himself as an outsider. For example, referring to the organization in less personal terms like they don't pay their employees very well. तो वो उससे जो है आपको इस जुमले से, सेंटेंस से समझ आ रहा है कि वो किस उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो किस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अफेक्ट एंड मूड इन ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इसमें पॉजिटिव अफेक्टिविटी आती है और नेगेटिव अफेक्टिविटी आती है। पढ़ा था ब्रेक पे, अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अफेक्ट्स एंड मूड्स इन ऑर्गेनाइज में पॉजिटिव अफेक्टिविटी है, नेगेटिव अफेक्टिविटी है। पॉजिटिव अफेक्टिविटी क्या होती है? A tendency to be relatively upbeat and optimistic, have an overall sense of well-being, see things in a positive light, and seems to be in a good, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव अफेक्टिविटी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस क्या है? नेगेटिव अफेक्टिविटी है। A tendency to be generally downbeat and pessimistic and see things in negative way and seems to be in a bad। तो ये दो डिफरेंट टाइप के आप कह लें कि मूड होते हैं कि एक बंदा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, हर चीज में पूरी उम्मीद है, पॉजिटिव साइड देख रहा है, तो ओवरऑल जो है उसमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग है, पॉजिटिव लाइट में हर चीज को देख रहा है, अच्छे मूड। तो वो जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है उसको पॉजिटिव अफेक्टिविटी कहते हैं। और एक अगर आपका एम्प्लॉय या साथ को वर्कर इस तरह का है कि वो बड़ा ही मायूस है और चीजों को बड़ा पेसिमिस्ट होकर देखता है और उसको लगता है कि अच्छा इसमें भी नुकसान है या उसने मेरे साथ ये कर दिया और नेगेटिव वे में सोच रहा है, उसका मूड खराब है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट। कॉन्सेप्ट चेक था आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ये मैंने आपको एटीट्यूड का बताया था डेफिनेशन, और इसके ये थ्री कंपोनेंट्स थे जो आपने पढ़े थे, जिसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट्स है, फिर इंटेंशनल कंपोनेंट है, फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तो ये एटीट्यूड हो गया और ये उसके नेक्स्ट है क्वेश्चन, using a job you have earlier had in the past or currently hold, describe the level of job satisfaction or dissatisfaction and organizational commitment you felt
or feel. Describe what caused those attitudes and how they affect your behavior. एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं कि अगर आपकी पिछली जॉब जो आपके पास थी उसमें आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड थे या डिससेटिस्फाइड थे, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड फील कर रहे थे या नहीं कर रहे। दूसरा इसका ये भी हो सकता है, मतलब कुछ आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी ये फर्स्ट जॉब ही है, यानी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो करंट जॉब का जो एक्सपीरियंस है ये इनका एक्सपीरियंस, तो उनके लिए क्वेश्चन सेम इसी तरह है कि जहाँ पे आप अभी जॉब करते हो, क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो या सेटिस्फाइड नहीं हो। और दूसरा ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से आप फील करते हो कि आप कमिटेड हो या नहीं, आपको ऐसा फील नहीं होता। ठीक है, और आपके ख्याल से ऐसे कौन से एटीट्यूड्स है जो जो कॉज कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं आपके बिहेवियर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन शायद हमने यही पढ़ी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परसेप्शन एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है द सेट ऑफ प्रोसेसेस by which an individual becomes aware of and interprets information about the environment, तो उसको परसेप्शन कहते हैं। आपने जनरली ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि वो ऐसे परसीव करता है या वो ऐसे सोचता है, वो इस तरह चीज को मामले को लेकर चलता है, तो इसको लोग परसेप्शन कहते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग आउट इंफॉर्मेशन दैट वी आर अनकंफर्टेबल विद और दैट कॉन्फ्लिक्ट्स और बिलीव्स, उसको हम जो, मैं एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ ना, उससे आपको आइडिया होगा। ये देखिएगा, इसमें सिलेक्टिव परसेप्शन ये बता रहे हैं स्क्रीनिंग आउट द इंफॉर्मेशन दैट कॉज डिस्कम्फर्ट और दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर बिलीव। तो आप देखें उन्होंने ये माइनस माइनस जो चीजें ऐसी हैं उसको साइड पे कर दिया और बाकी को एक कर दिया, इसको सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? कैटेगराइजिंग और लेबलिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, कोई एक खसूसियत है ना, उसके बेसिस पे वो उसको जो है कर देते, जैसे जेंडर बेसिस पे कर दिया, ये मेल है या ये फीमेल है, तो इस चीज को जो है ना स्टीरियोटाइपिंग है। आपको एक एग्जांपल भी मैं देती हूँ, पिछले कॉन्सेप्ट में वापस चले। अच्छा, एग्जांपल मैंने आपको ये देनी थी परसेप्शन की, कि जैसे एक मैनेजर है, उसका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी वर्कर की तरफ, और वो हर दफा बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसके ख्याल से वो एक टॉप परफॉर्मर है। फिर एक दिन क्या होता है कि मैनेजर नोटिस करता है कि वो वर्कर जो है ना इधर उधर टाइम जाया कर रहा है और काम नहीं कर, तो ये जो उसने एक दफा चीज देखी है ये मैनेजर बड़ी जल्दी भूल जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्यों भूल जाएगा? इसलिए क्योंकि उसकी जनरल परसेप्शन ये है कि ये एम्प्लॉय मेरा टॉप परफॉर्मर या बहुत। इसी तरह एक मैनेजर जो है, अगर उसके जेन में कोई नेगेटिव इमेज है, ये आपका आपके कोवर्कर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और आप देखते हो कि वो पुअर परफॉर्मर है, अपना जॉब टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है, डिले करता है, तो आपके जेन में उसका इमेज ऐसे। बीच में अगर ऐसा हो जाए कि आप देख लो कि वो बड़ी हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, तो क्या होगा कि आप वो ऑब्जर्व तो करोगे, मगर बड़ा लंबा अरसा वो आप उसको याद नहीं रखोगे, आप भूल जाओगे। आपके जेन में यही होगा कि ये बंदा ऐसा ही है, पुअर परफॉर्मर है। ठीक है, ये होती है perception, selective perception. Next, stereotyping है the process of categorizing or labeling people on the basis of single attribute. ठीक है, अब वो सिंगल एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? आप जेंडर भी कह सकते हो, मेल फीमेल, आप रेस भी कह सकते हो, किस नस्ल से है, आप एज भी कह सकते हो, ये यंग है, एंथुसियास्टिक है, या वो ओल्ड एज है, वो एक्सपीरियंस्ड है। तो ऐसे डिफरेंट जो है ना स्टीरियोटाइपिंग वगैरह जो है ये भी जो है मैनेजेस कर लेते हो तो ये हो जाती होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन का। एट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड एट्रीब्यूटिंग कॉजेस टू इट। ठीक है, जैसे आप अपने ऑफिस में कुछ लोगों को देखते हो, कोई कोवर्कर है बहुत जल्दी बीमार हो रहा है, ठीक है, या बहुत कम बात करना शुरू हो गया, तो फिर आप सोचते हो कि यकीनन कोई मसला हुआ होगा जो इस तरह कह रहे हैं। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि अगर आप देख लो कि कोई बार बार बीमार हो रहा है, या कोई बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा है, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो आप सोचते हो क्या पता इसके ड्रग इश्यूज हो। ठीक है, या क्या पता इसके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हो, इस वजह से ये बंदा ऐसे है। तो ये जो चीज होती है ना, क्या एट्रीब्यूट कर देते हो कि अच्छा ये बिहेवियर जो है
इसकी रीजन ये है, वजह ये। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। स्ट्रेस क्या होती है? स्टूडेंट्स हैव पर्सन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। स्ट्रेस जो है वो कैसे, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो जेनर एडेप्शन सिंड्रोम का है जो डिस्कस हुआ। इसमें 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है ये अलार्म की है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई टास्क एकदम असाइन हुआ तो पहली फीलिंग क्या होगी? आप पैनिक करो, ठीक है। फिर आप सोचो कि अच्छा मैं इसको कैसे हैंडल करूं। फिर आपको 1 मिनट को लगेगा अच्छा आप कुछ नहीं हो, ठीक है। ये पहली स्टेज होती है जो अलार्म बजता है, ठीक है। ये जो फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। फिर आपको होता है कि अच्छा मैं इसे किसी तरह कल तक कर लूं। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज क्या होती है जिसमें बंदा सोचता है अच्छा चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ ये काम मैं आज ही खत्म कर दूंगा, मुका दूंगा। वो चाय का 1 कप या कॉफी का 1 कप लेके अपने स्लीव्स रोल करके बैठ जाता है और वो लगा रहता है कि मैं ये काम जो है आज कंप्लीट कर लूँ। ये स्टेज 2। स्टेज 3 एक्सॉशन की है। अगर वो लगातार आप स्ट्रेस दिए जा रहे हो और वो आप काम कर रहे हो और काम आपका मुकम्मल नहीं हो रहा, आपकी डेडलाइन करीब से करीब आ रही है, तो क्या होता है कि एक्सॉशन हो जाती है। या बंदा सारा काम छोड़ के एकदम सो जाता है, सोने चले जाता है, काम करते करते सो जाता है, या गिव अप कर देता है। कुछ लोग बेहोश वोश हो जाते हैं, कुछ सारी चीज छोड़ के चले जाते हैं कि देखा जाएगा जो होता है होता है। तो उनका काम कंप्लीट नहीं हो। तो ये लास्ट स्टेज होती है जो एक्सॉशन की है। ज्यादातर क्या होता है कि जब अलार्म होता है ना, स्टेज 1 होता है, तो मोस्टली लोग जो है ना स्टेज 2 तक काम कर बैठते हैं, लगे रहते हैं। कोई ना कोई बार बार उनका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, सोच आ रही होती है, कोई ना कोई वो रास्ता ढूंढ लेते हैं या किसी ना किसी तरह ओवर टाइम लगा के वो टास्क करके निकल। और जिनसे ये स्ट्रेस हैंडल ना, उनका क्या होता है कि अगर वो काम कर सकते हैं भी ना तब भी उनसे काम नहीं होता। वो स्ट्रेस उस चीज को जो है इतना प्रोलॉन्ग कर देती है कि वो गिव अप कर जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में जो है, ये जो मैंने आपको बताया था ये सेम कॉन्सेप्ट है और ये इसमें आपको इस फॉर्म में जो है एक्सप्लेन किया। ओके, जेनर एडॉप्शन सिंड्रोम स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक है। इसके बाद जो है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस है। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर है। स्टूडेंट्स इसमें 2 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज जो है वो डिस्कस हुई है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में इन्होंने लेबल किया है टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी कौन सी होती है? इंडिविजुअल्स हु आर एक्सट्रीमली competitive, devoted to work and have strong sense of time। उसको आप कहते हो कि टाइप ए पर्सनैलिटी है इस बंदे। टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती है? इंडिविजुअल्स हु आर लेस competitive, less devoted to work and have a weaker sense of time urgency। उसको कहते हैं कि ये टाइप बी पर्सनैलिटी है, ठीक है। सिंपल उसमें ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा अभी काम मिला है ना, इन्होंने कहा 24 आवर्स में कंप्लीट करना है, मैं इसको विद इन 24 आवर कंप्लीट करूंगा, बल्कि मैं पहले कर लूंगा, मैं अभी से काम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। उन्हें ये होता है कि उन्होंने विद इन टाइम फ्रेम जो है चीज सबमिट करानी है। ये होते हैं टाइप ए। टाइप बी में जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है हो जाएगा, ठीक है मैं किसी से ले लूंगा या मैं कॉपी कर लूंगा या मिल जाएगा। और उनको टाइम की इतनी टेंशन नहीं होती कि अगर उनका डेडलाइन खत्म भी हो रही है उनके पास एक बहाना जो है वो रेडी होता है, ठीक है। तो ये टाइप बी पर्सनैलिटी है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस क्या है? स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस कौन से होते हैं? टास्क डिमांड्स है, फिजिकल डिमांड्स है, रोल डिमांड्स है, इंटरपर्सनल डिमांड्स है। देखिए टास्क डिमांड्स क्या होती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सर्जन की जॉब होगी या एयरलाइन पायलट की जॉब होगी या स्टॉक ब्रोकर की जॉब होगी, ठीक है। ये ऐसी जॉब्स हैं जो बड़ी स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल इन द सेंस के सर्जन को पता होता है कि उसके पेशेंट की लाइफ डेंजर में अगर उससे कोई गलती हो। इसी तरह एयरलाइन पायलट को पता होता है कि अगर वो उससे कोई गलती हो जाती तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है एट स्टेक है। स्टॉक ब्रोकर को पता होता है उसने अच्छे खासे पैसे लगाए, जरा सा गलत डिसीजन हुआ तो उसके जो है अच्छा खासा नुकसान उसको हैंडल करने पर। तो इन लोगों की जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इनको ज्यादा कॉन्शियस होकर काम करना, ठीक है। बड़ा क्विकली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इनको क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग इनमें होनी चाहिए। इनके कंपैरिजन में अगर आप देखो जनरल प्रैक्टिशनर की जॉब है, जो जनरल डॉक्टर होता है या जो बैगेज हैंडलर है या ऑफिस रिसेप्शन पे जो खड़ा है या इस टाइप की जो जॉब है वो उतनी क्रूशल नहीं है, उतनी स्ट्रेसफुल नहीं है। जो नॉर्मल डॉक्टर है उसके लिए इतना मसला नहीं, वो मेडिसिन देख रहा है, एक काम नहीं करेगी वो आपकी मेडिसिन चेंज कर देगा, दूसरी दे देगा, तीसरी दे देगा। मतलब उसको इतने
जो है कैलकुलेटेड टाइम के हिसाब से चलना है, टेंशन लेना, उस टाइप की जॉब में। इसी तरह जो सामान इधर उधर लेके जा रहा है, मजदूर टाइप बंदा है, उसको भी पता है उसने फिजिकली चीज को हैंडल करना है, उसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। ऑफिस रिसेप्शन वाले की जॉब भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपको पता है उसने मैसेज सब इधर उधर देना होता है, जो लोग आ रहे होते हैं उनको ग्रीट करना होता है और उस हिसाब से हैंडल करना होता है, तो वो वाली जॉब भी इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है। तो ये टास्क डिमांड्स होती है, उस हिसाब से उसके जो है स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट है फिजिकल डिमांड्स। फिजिकल कुछ जॉब स्टूडेंट्स ऐसी होती है कि जिसमें आपको एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, या बहुत ठंड में काम करना पड़ता है, ठीक है। या आपकी मैं एग्जांपल दूंगी, ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो गए। सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हुई है। अच्छा, फिजिकल डिमांड्स में मैं आपको बता रही थी कि कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें एक्सट्रीम हॉट जो है वेदर कंडीशंस, जो है वेदर तो नहीं आप कहोगे, हॉट कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ती है, या जिसमें ऑफिसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ बहुत कोल्ड टेम्परेचर जो है वो रखा गया। तो ये जो है ना, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो है, या पुअरली डिजाइंड ऑफिसेस जो है, या ऐसी चीजें जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही है, आपकी हेल्थ को थ्रेट है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में ये होता है, उनकी जो है अफेक्ट पड़ता है लंग्स वगैरह पे। तो ये जो है कुछ स्ट्रेस इस टाइप की भी होती है जो फिजिकल डिमांड्स के हिसाब से। उसके बाद है रोल डिमांड्स कैन आल्सो कॉज स्ट्रेस। किस तरह कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है और उसकी जॉब ऐसे है कि उसको ट्रैवल करना पड़ता है बार बार, या उसके ऑफिस जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो ये तो हो गया ना ऑफिस रोल, कि उसके जो है रिक्वायरमेंट ऐसी है, उसको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, या उसके प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर। दूसरी साइड पे क्या होता है कि अगर उसकी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और वहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आ, ठीक है। ये मेल के भी उसमें आता है और ये फीमेल के भी उसमें आता है। फीमेल के भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और वर्क कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, और मेल जो होते हैं उनके भी वर्क कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं। क्योंकि हमारी एशियन सोसाइटी है, इसमें हम लोगों को फैमिली की तरफ से सपोर्ट होती है। जॉइंट कुछ लोगों का फैमिली सिस्टम भी होता है, अगर जॉइंट ना भी हो तो यहाँ पे चूंकि वो फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है बहुत सारे टास्क का, तो मेल्स का इतना ऐसा रोल कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं, कम आता है मगर मैनेजेबल है। बाहर के में जहाँ ये होता है कि अच्छा चीजें राइट्स मांगे ना बराबर के, तो फिर रोल भी बराबर का, तो वो फिर उस हिसाब से जो है काम भी उस हिसाब से वो डिवाइड करते, बराबर डिवाइड करके कर रहे होते। तो आप देख रहे होगे कि लॉन्ड्री का काम हस्बैंड भी कर रहे होते हैं, या डिश वॉशिंग जो है वो मेल हजरात भी कर रहे होते हैं, या क्लीनिंग का काम वो भी कर रहे होते हैं। इसी तरह फीमेल्स जो है बिल्स जमा कराना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, ऑफिस जाना, या नाइट शिफ्ट का काम वो भी कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना रोल कॉन्फ्लिक्ट जॉब के और फैमिली के, ये आते रहते, तो ये भी कॉज ऑफ स्ट्रेस है। नेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल डिमांड्स आ जाती हैं। इंटरपर्सनल डिमांड्स क्या होती हैं, जैसे लीडरशिप स्टाइल कई दफा आपके लिए स्ट्रेस कॉज करता है, ठीक है। एम्प्लॉयज जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते कि उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें रिस्क होता है और उसमें स्ट्रेस होती है। तो अगर आपका मैनेजर ऐसा आ जाए जो कहे कि नहीं ठीक है ये डिसीजन मेकिंग है, सब मिलकर करेंगे, आपको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करे, आपसे राय ले, और जाहिर बात है फिर आप भी स्टेक होल्डर्स में चले जाते हो, तो वो कॉज ऑफ स्ट्रेस हो जाती है इसके निस्बतन। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ ये भी होता है कि कुछ लोग जो है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे, मतलब उन्हें काम मिला, वो फ्रस्ट्रेट हुए, वो भाग दौड़ के काम कर। कुछ जो है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करते हैं, वो जब स्ट्रेस आती है ना, टेंशन आती है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं बस अभी अल्लाह ताला ने कुछ कर देना, या किस्मत में जो हुआ ना वो हो जाना, मैं जो मर्जी करूँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये वाली चीज भी जो है इंटरपर्सनल डिमांड्स में जो है वो आ जाए। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस है, यानी स्ट्रेस की वजह से क्या क्या होता है, इसमें नेगेटिव पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, और उसमें बिहेवियरल है, साइकोलॉजिकल है, मेडिकल। अच्छा, बिहेवियरल किस टाइप की कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अल्कोहलिक हो जाते हैं,
कुछ लोग जो है जब स्ट्रेस आती है वो ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते, कुछ लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते। तो ये जो चीजें है ना, ये बिहेवियरल उसमें आ रही है। कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल भी इसका एक नेगेटिव पर्सनल कॉन्सिक्वेंस होता है। साइकोलॉजिकल क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, या तो आपको नींद नहीं आती, या अगर आप सोए हुए हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुल जाए, आप जाग जाओ, ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल क्या होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, मायूसी में चले जाते हो, आपको लगता है आप कोई वे आउट नहीं है, नहीं बच सकता मैं, ठीक है। ये भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है। तीसरा ये होता है आपके फैमिली प्रॉब्लम्स जो है उससे स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा नेगेटिव पर्सनल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, वो मेडिकल होता है। जैसे कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा जो ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या शुगर का मसला हो जाएगा अगर वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या हार्ट डिजीजेस हो जाएगी। कुछ जिन्होंने ज्यादा स्ट्रेस लियो, खुदा न खास्ता स्ट्रोक भी हो जाता है। कुछ लोगों को बैक एक स्टार्ट हो जाती है, कमर दर्द, कुछ को लगता है बाल गिर, को लगता है स्किन डल हो गई है, ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस जो है हो जाती है। फिर नेगेटिव वर्क रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, अगर ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो फिर ये होता है कि वर्क क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, या वर्क प्रोडक्टिविटी आपकी अफेक्ट हो जाती, कम हो जाती है। अगर आप अपने जॉब डिससेटिस्फाइड हो, आपका मॉरल डाउन हो जाता है, आप अपने आप को कमिटेड फील नहीं करते जॉब के साथ, आपका दिल करता है छुट्टी कर लें, या दिल करता है लेट जाएं, या मतलब थोड़े देर से जाए, या दिल करता है कि जाए ही ना, काम ही ना करने जाए, विड्रॉल में। ये भी एक रिजल्ट है इसका, स्ट्रेस का कॉन्सिक्वेंस। और जो सबसे एक्सट्रीम पे जाके क्या होता है, बर्नआउट, फीलिंग ऑफ एक्सॉशन है, ठीक है। अगर कोई बंदा बड़ी देर तक स्ट्रेस हैंडल करे ना, तो वो फिर बर्नआउट वाली सिचुएशन, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा मोटिवेशनल ये वीडियोस, उसमें भी चल रहा होता है कि अगर आपने एक ग्लास पानी का पकड़ा है, आपने 2-3 मिनट पकड़ा है तो आपको टेंशन नहीं है और आपको वेट फील नहीं हो रहा। आपने 5-10 मिनट पकड़ लिया, आधा घंटा पकड़ लिया, तो आपको लगा कि अच्छा थोड़ा सा इसका है। और अगर वही आपको पूरा दिन एक ही सेम पोजीशन में पकड़ी रखना है तो आप तो थक जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और एक टाइम आएगा कि आपका दिल करेगा कि अच्छा मैं इस ग्लास को नीचे दे मारूं, या मैं इसको छोड़ू, मतलब आप एक्सट्रीम उस पे चल, ठीक है। या अगर वो नहीं छूट रहा तो आप उसको फेंक नहीं सकते, तो आप मेंटली इतना थक जाओगे, आप कहोगे कि अब मैं ये ग्लास मजीद 1 मिनट में उठा सकता, हालांकि उसका क्या वेट, अगर जब आपने पहले मिनट उठाया था तो आपको फील ही नहीं हुआ। तो सेम ये होता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेस लेते हो ना, अब चाहे वो फैमिली की स्ट्रेस है, या वो ऑफिस की है, या दोस्तों की है, या रिलेशनशिप की है, अगर वो टाइमली चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, हैंडल नहीं होती, तो फिर फाइनल स्टेज जो है वो बर्नआउट की होती है, एग्जॉशन। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, कैसे आप लोग अपनी स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, ऑफिस की हो या कोई भी हो। एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करके, रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, टेंशन रिड्यूस होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा होता है। इस क्यों कहते हैं एक्सरसाइज करने से होता है, क्योंकि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना, आपका फोकस चेंज हो जाता है फॉर द टाइम बिंग। तो उसमें जो है कई दफा ऐसा होता है कि वो जो थोड़ी देर की डाइवर्शन है वो आपको रिलैक्स कर। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, रिलैक्सेशन है। आपने बहुत स्ट्रेस ली है और आप क्या करो कि आप स्ट्रेस से डील करना शुरू कर दो, या आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, रिलैक्स कर लो, या जो चीज आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक सुनना पसंद है वो सुन लो, कुकिंग करना पसंद है वो कर लो, अच्छी जगह जाकर जो पसंद का रेस्टोरेंट है खाना खाना पसंद है वो कर लो, वो थोड़ी बहुत स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो, ठीक है। तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रेस बाय प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश देम इन देयर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। एक आप स्ट्रेस को ऐसे भी मैनेज कर लेते हो कि जो काम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर लो, जो आपकी जिम्मे अभी आई हुई है उसमें जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है और आपको फौरी तौर पे वो काम करना है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो, उससे पहले करो। जो काम ऐसा है जिसका अगर 1-2 दिन ना भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है, उसको आप प्रायोरिटी में अपनी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे रख लो, सेट कर लो। तो इस तरह जब आप टाइम मैनेज कर लेते हो तो आपकी हाफ स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाती, ठीक है। अच्छा, मुझे रिसेंटली एक टास्क असाइन हुआ था और वो मेरी पसंद का, जो कि मेरी पसंद का नहीं था, इसलिए तो मेरे से होना भी नहीं था, मेरा दिल करने को। मैंने 1 दिन लटकाया उसको, 2 दिन लटकाया, 3 दिन लटकाया, फिर मुझे पता था मैंने करना ही करना है। फाइनली जो डेडलाइन आई ना, 1 दिन बचा था मेरे पास उसको करने का, फिर मैं दिन के 11 o'clock से बैठी हूँ काम करने और रात 3 बजे। तो ये वाली जो चीज है ना, ये पुअर टाइम है। जब काम आ जाए और पता है कि आपको करना है, तो या तो वो उस टाइप का टास्क अवॉइड हो सकता है तो इनिशियली अवॉइड कर ले, अगर नहीं अवॉइड हो सकता तो उसको टाइम में
थोड़ा थोड़ा करके कर ले। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको नहीं करोगे तो एंड पे लास्ट डे पे आपको एकदम करना पड़ना है, और उससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है और सारी चीज जो डिस्टर्बेंस वगैरह है वो काफी होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो आपका सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, सपोर्ट ग्रुप जो है वो आपका फैमिली भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपने सोशल मीडिया पे दोस्त बनाए हुए हैं, या आपके वैसे कॉमन फ्रेंड्स हैं कोई दोस्त वगैरह, आप उनके पास जाते हो, बैठते हो, चाय शाय पीते हो, या थोड़ी बहुत आउटिंग करते हो, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। या अगर आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, या अगर आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, या अगर आपके जो है आप मैरिड भी होगा तो अगर आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव है, आप उससे डिस्कस कर लो, या अगर आप अनमैरिड हो, आप पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ रह रहे हो, तो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, कई दफा मदर होती है, कई दफा फादर, कई दफा वो दोनों, तो आप उनसे अगर शेयर कर लें तो स्ट्रेस मैनेज हो जाती है। या अगर पेरेंट्स नहीं, बहन भाइयों में से कोई ऐसा होता है, तो ये जो सपोर्ट ग्रुप होता है ना, ये स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। कई दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा खैर है, कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा ना, स्ट्रेस, ठीक है, तो तसल्ली हो जाए। तो ये जो डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स है जो फैमिली के और फ्रेंड्स के होते हैं, ये भी स्ट्रेस मैनेज करने में आपको हेल्प होगा। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अच्छा, वर्ल्ड में जो है ना, जो डिफरेंट मल्टीनेशनल्स है, वो उन्होंने इस चीज पे बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए रेस्ट एरिया भी बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए रेस्ट एरिया भी बनाया हुआ है। ये जो टेबल टेनिस टाइप चीजें, टेबल टेनिस का सेटअप लगाया होता है, चेस का लगाया होता है, ठीक है, डिफरेंट गेम्स होती हैं। मतलब अगर आप काम करते करते थक गए, आप उधर जाओ, आप थोड़ी देर जो है रिलैक्स कर लो, गेम खेलो, या कॉमन रूम बना हुआ है, आप चाय शाय पियो, रेस्ट कर लो, ये भी होता है। या कोई टीवी वगैरह का सेटअप है, या इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो एम्प्लॉयज के लिए डिजाइन की होती है। कुछ ने एक्सरसाइज एरिया बनाया होता है कि अच्छा जाओ जिम में थोड़ा देर लगा के आओ, ऐसा। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस करती है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है कि अच्छा अगर एक कोई टास्क आया है और उसमें आप एक 1 वीक या 1 मंथ बिजी रहे और वो स्ट्रेसफुल था, और जब वो खत्म हुआ तो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई ट्रिप रख लेते हैं, या कोई लंच रख लेते हैं, या कोई कॉन्सर्ट वगैरह अरेंज करा देते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ये वेरी करती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर टू कल्चर। हर मुल्क में जो है सेम ऑप्शन, अगर टेलीनॉर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट किस्म की होंगी। अगर वो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे कर रही है तो उनके यही जो स्ट्रेटेजीज है एम्प्लॉयज के लिए, ये डिफरेंट हो सकता है कोई माउंटेनियस रीजन में ये है तो वो हाइकिंग पे चले जाएं, ठीक है, उनके पास उस तरह का बोटिंग का ना हो, वहां किसी किस्म का दरिया ना हो, ये ना हो, ऑप्शन ना हो, ठीक है। या कुछ में ऐसा होता है कि जैसे कुछ जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं हो सकते, ठीक है, यूरोप है, पाकिस्तान में हो सकता है ऐसा कुछ अरेंज कर लें, या मिक्स गैदरिंग्स अरेंज कर लें, या नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर रही होती है, और ज्यादातर ये होती है कि वो मीटअप्स कर रही होती है, या लंच रख देती हैं, या डिनर्स रख देते हैं, या और कुछ नहीं तो एम्प्लॉइज को जो है थोड़ा बहुत मॉनिटरी फर्म्स में जो टर्म्स में जो है बेनिफिट पहुंचा देते, कुछ चीजें वगैरह जो इंसेंटिव्स वगैरह दे देते। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो अपने एम्प्लॉयज को देखते हुए उस हिसाब से ये चीजों को डिजाइन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफाइन स्ट्रेस एंड लिस्ट its primary causes and consequences.